Hello students, I am Arvinder Kaur and we will continue our discussion on the chapter The Making of the National Movement from 1870 to 1947 from class 8th History. So this is the third video lecture for this chapter. In our previous video lecture we studied about the Rowlatt Act. हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून लेके आती है रॉलेट एक्ट के नाम से और फिर इसके अगेंस्ट गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। इसी बीच हमारे कंट्री में जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक मैसेकर होता है, एक हत्याकांड होता है। जनरल डायर जो है वो हज़ारों लोगों को वहाँ पे जान से मरवा देता है, तो जिसके अगेंस्ट लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब ठीक इसी टाइम पीरियड में हमारे कंट्री में दो और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एक था खिलाफत एजिटेशन और दूसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब सबसे पहले हम खिलाफत एजिटेशन की बात करेंगे, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसमें जो पूरा वर्ल्ड है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एक तरफ था ब्रिटेन और ब्रिटेन का साथ दे रहे थे कुछ कंट्री लाइक रशिया था, फ्रांस था, बाद में यूएसए भी आ गया। और ये कंट्रीज मिल के लड़ाई लड़ रहे थे जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी के साथ था ऑस्ट्रिया और एक और कंट्री था साथ में टर्की। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है और जीतने के बाद ब्रिटेन और उसके जो अलाइज हैं, उसके जो साथी देश हैं, कंट्रीज हैं, वो हारे हुए कंट्रीज को अलग अलग तरीके से समझौते साइन करने के लिए बोलते हैं। अब जो टर्की है वहाँ का जो सुल्तान है जिसको खलीफा कहा जाता था, उसको भी एक हार्श ट्रीटी साइन करने के लिए बोला जाता है। ट्रीटी मतलब समझौता। अब इसमें टर्की के सुल्तान की जो पावर्स हैं वो बहुत कम कर दी जाती हैं, टर्की को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस वजह से इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। क्यों गुस्से में आ जाती है? क्योंकि जो टर्की का सुल्तान था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजियस हेड भी था। तो मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हम इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू करेंगे। और टू ब्रदर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। वो दोनों लॉन्च करते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का मतलब बायकॉट करना। तो इनके साथ और भी बहुत सारे लीडर्स थे लाइक मौलाना आज़ाद थे, हाकिम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे। ये सब मिलके खिलाफत कमेटी बनाते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब ये अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली जाके गांधी जी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भी हमारी मूवमेंट को सपोर्ट करो। तो गांधी जी तो पहले से ही एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। तो वो बाकी के जो नेशनल लीडर्स थे उस समय उनके साथ में डिस्कशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मतलब कि किसी टाइप का कोई कॉपरेशन नहीं, असहयोग। तो इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। और बहुत जल्दी ये जो मूवमेंट है ये एक मास मूवमेंट बन जाती है जिसमें कि एंटायर कंट्री की पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है। और क्या एम रखते हैं वो अपना, कि उन्हें स्वराज चाहिए। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। और इसके साथ साथ पंजाब में जो रॉन्ग्स हुए हैं, पंजाब रॉन्ग्स मीन्स कि जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ है उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। और इस मूवमेंट में अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम स्कूल्स कॉलेजेस, वो अपने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। जो लॉयर्स हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, जिसमें चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, आसिफ अली हैं, ये सब अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। देन जिन लोगों को ब्रिटिश की तरफ से टाइटल्स मिले हुए थे लाइक अपने नाम के साथ कोई सर लगाता था, कोई राय बहादुर लगाता था, वो इन टाइटल्स को भी सरेंडर कर देते हैं। बोलते हैं हमें ब्रिटिश की दी हुई कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो फॉरेन गुड्स का बायकॉट होता है। लिकर शॉप्स जो हैं वहाँ पे जाके धरने दिए जाते हैं। इवन जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका बायकॉट किया जाता है।
और अलग अलग जगह पे फॉरेन क्लोथ्स को कलेक्ट करके इकट्ठा करके उनको आग लगा दी जाती है। तो इन दिस वे ये जो एक नॉन वायलेंट कैंपेन था ये अलग अलग प्लेसेस में स्प्रेड होता है और अलग अलग तरीके से लोग गांधी जी के मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। लाइक गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स हैं, जो किसान लोग हैं, वो एक नॉन वायलेंट कैंपेन शुरू करते हैं अपने ही वहाँ के जो लोकल ज़मींदार हैं उनके अगेंस्ट, कि अब वो हाई लैंड जो रिवेन्यू उनसे लिया जाता है वो पे नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में लीकर शॉप्स पर धरने दिए जाते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट सत्याग्रह शुरू कर देती हैं। वो अपने कैटल्स को जंगलों में ज़बरदस्ती एंट्री करवाते हैं बिना कोई टैक्स दिए। वो प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ना, कि उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करने दिया जाता था। तो वो प्रोक्लेम करते हैं कि स्वराज आने वाला है, गांधी जी ने कहा है कि गांधी राज आ जाएगा अब। और इसी तरीके से सिंध में और जो बंगाल का पार्ट होता है वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। इवन पंजाब में जो है, जो सिख कम्युनिटी है वो गुरुद्वाराज में मूवमेंट लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द करप्ट महंत्स। असम के टी गार्डन्स में काम करने वाले जो लेबरर होते हैं वो नारे लगाते हैं गांधी महाराज की जय, और डिमांड करते हैं कि उनके वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। और वो जो ब्रिटिश की जो प्लांटेशंस होती हैं उनको छोड़ के अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। बोलते हैं कि अब जो गांधी राज आ जाएगा तो हमें भी हमारे घर जाने का मौका मिलेगा। सो इन दिस वे पीपल थॉट दैट गांधी जी एक ऐसा मसीहा है जो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, उनकी पॉवर्टी, उनकी मिजरीज को दूर कर देंगे। और अलग अलग जगह पे, बहुत जगह तो ऐसा हो रहा था कि लोगों के जो एक्शंस थे वो इस तरीके के थे कि वो गांधी जी के जो आइडल्स थे उनसे तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट रूप लेने लगती है। ऑन 5th of February 1922 क्या होता है, चौरी चौरा नाम का एक गांव है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे जो पीजेंट्स हैं वो एक प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। नियर अबाउट 3000 के आसपास पीजेंट्स होते हैं। तो वो सड़कों पे नारे लगाते हुए जा रहे होते हैं तो पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर देती है। और इसमें क्या होता है कि वो जो पूरी क्राउड है, वो भीड़ है, वो गुस्से में आ जाती है और जाके पुलिस स्टेशन पे हमला कर देती है। और रिज़ल्ट ये निकलता है कि वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो हैं वो मारे जाते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। तो गांधी जी तक जब ये न्यूज़ पहुँचती है तो गांधी जी जो है इस बात से बड़े डिसअपॉइंट होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए, तो मैं ये आंदोलन वापस लेता हूँ। तो इसके साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। अब इमीडिएटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनके डिफरेंसेस भी सामने दिखाई देने लगते हैं। एक तरफ तो चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, और वो अब डिसाइड करते हैं कि हम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, और वो अपनी एक अलग पार्टी भी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गांधी जी के फॉलोवर बने रहते हैं और वो जो हैं जाके फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू करते हैं। नाउ इसके बाद क्या होता है, दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस साइड भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। किस टाइप की डेवलपमेंट्स, कि अचानक से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंडिया के लिए कुछ फ्यूचर में रिफॉर्म्स किए जाएं, कुछ सुधार किए जाएं, और डिसाइड किया जाता है कि एक कमीशन इंडिया भेजा जाएगा। सो इन 1928, यहाँ 27 लिखा है, ये 28 है, ओके। तो इन 1928 ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एक कमीशन बुलाती है जिसका नाम है साइमन कमीशन। अब इसका नाम साइमन कमीशन इस करके है क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। और डिसाइड किया जाता है कि ये कमीशन आके इंडिया में फ्यूचर में किए जाने वाले जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, उनको एग्जामिन करेगा। तो अब इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था।
तो इस वजह से सारी जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस समय, वो डिसाइड करती हैं कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। सो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और लोग सड़कों के ऊपर उतर आते हैं, नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक, और उसको ब्लैक फ्लैग्स जो हैं वो शो किए जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी लोगों के ऊपर लाठियां बरसाती है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन्हीं लाठियों में खाने वालों में एक और लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो वो भी इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे और उनके ऊपर भी लाठियां पड़ती हैं और कुछ दिन बाद इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर सिटी में, और यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये भी डिसाइड किया जाता है कि हर साल 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था वो सेलिब्रेट हुआ ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930 को। ओके, तो इस तरीके से जो है वो एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब दूसरी तरफ एक और ग्रुप जो है वो कंट्री में एक्टिव हो रहा है। अब ये कौन है? ये है रेवोल्यूशनरीज। तो ये रेवोल्यूशनरी कौन थे? देखो, ना तो ये मॉडरेट थे, ना ये रेडिकल्स थे। ये एक थर्ड टाइप के लोग थे जिनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने से, धरने देने से, नारे लगाने से मानने वाली नहीं है। तो कैसे मानेगी? इनका मानना था कि ब्रिटिश से अपने अधिकार छीन लो, अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे और ब्रिटिश की जान लेने के लिए भी तैयार थे। तो इनका मानना था कि ब्रिटिश जो हैं उनको जगाने के लिए धमाका करना होगा। तो ये बॉम्ब फेंकना या मारपीट करना, उससे भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो इन लीडर्स में बहुत सारे लीडर्स थे उस समय जो रेवोल्यूशनरी थे, लाइक भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, बटुकेश्वर दत्त थे, देन उधम सिंह का नाम सुना होगा आपने। तो इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि इस कैटेगरी में शामिल थे। अशफाक उल्लाह खान थे। हालांकि उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो इन्हें टेररिस्ट बोलती थी, लेकिन वास्तव में ये सच्चे देशभक्त थे जो हर कीमत पे अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमारे कंट्री से कॉलोनियल जो रूल है, ब्रिटिश का जो रूल है, एक तो उसे ख़त्म कर देना है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ चाहते थे कि कंट्री में जो रिच पीपल हैं, रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, जो इनसे जो है इनसे भी आज़ादी चाहिए। और ये आज़ादी कौन लाएगा? ये आज़ादी आएगी बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। जो किसान हैं या जो मजदूर हैं, जब ये लोग क्रांति करेंगे तो ये आज़ादी आएगी। और इसी बीच ये जो है एक एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। तो भगत सिंह और बाकी के जो रेवोल्यूशनरी हैं वो इस एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं। अच्छा, अब देखो, जब अभी आपको बताया ना साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो उसका प्रोटेस्ट किया गया, उसका विरोध किया गया। तो उसमें जो है लाठियां बरसाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और लाला लाजपत राय को भी बहुत लाठियां पड़ी, जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो भगत सिंह थे वो इस चीज़ के आई विटनेस थे और उन्होंने वहीं पे ये प्रण लिया था कि मैं इसका बदला लूँगा। तो उन्होंने बाकी के रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके एक प्लान बनाया था कि वो जो पुलिस चीफ रिस्पॉन्सिबल है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाने के लिए, उसको हम जान से मार देंगे। तो हाउएवर ही वॉज मिस्टेकन बाय द आइडेंटिटी। वो जो पुलिस चीफ था उसका नाम जेम्स था, जिसने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, और भगत सिंह ने जो है इसके बदले सॉन्डर्स को गोली मार दी थी, जान से मार दिया था।
और इसके बाद तो कंटिन्यूअसली वो जो थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे। अब देखो क्या हुआ इसके बाद। इन अप्रैल 8 ऑफ अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर जो दत्त थे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंका और नारे लगाए जोर जोर से, इंकलाब जिंदाबाद। अब इसके साथ इन्होंने जब ये बम फेंका तो इन्होंने जो है क्लियरली बोला कि हमारा बम फेंकने का जो मकसद है किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि हम क्या चाहते हैं, टू मेक द डेफ हियर, कि हमें जो है वो बहरों को सुनाई नहीं देता, उनको अपनी आवाज़ सुनाना है। तो उन्होंने डेफ किसको बोला, उन्होंने डेफ बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ब्रिटिश बहरे हैं, उनको लोगों की तकलीफ़ें सुनाई नहीं देती हैं, तो हम उनको इस धमाके से जगाना चाहते हैं। तो उसके बाद भगत सिंह, उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जो हैं उनको 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उस समय भगत सिंह जो थे सिर्फ 23 ईयर एज के थे। तो सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, अनगिनत इतने रेवोल्यूशनरीज हुए जो अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और देखो यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रही है, ये है चंद्रशेखर आज़ाद, और ये जो बीच में है ना, ये कौन है, ये है उधम सिंह। अब उधम सिंह कौन थे, आपको याद है पीछे हमने जलियांवाला बाग में मैसेकर पढ़ा। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हत्याकांड किया था ना, उसका बदला लिया था उधम सिंह ने लंदन जाके। देखो 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ और इन्होंने 1940 में जाके लंदन जाके जनरल डायर को गोली मारी थी। इसी तरीके से अलग अलग जो रेवोल्यूशनरीज थे कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, फॉरेन कंट्रीज में भी देश की आज़ादी के लिए अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। सम वॉज फाइनेंस की कोई हेल्प कर रहा है, कोई फिजिकली प्रेजेंट होके जो है इस आंदोलन में अपने अपने तरीके से जो है वो अपनी अपनी प्रेजेंस जो है वो शो कर रहा था। अब साइड बाय साइड गांधी जी भी आंदोलन चला रहे हैं। तो गांधी जी और दूसरे नेशनलिस्ट जो हैं वो मिलके एक और आंदोलन चलाते हैं इन द अर्ली 1930s, दैट इज़ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या था, उस समय ब्रिटिश ने नमक के ऊपर एक टैक्स लगाया। अब गांधी जी का मानना था कि नमक जैसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही एक पाप है। तो उन्होंने 1930 में एक पैदल मार्च शुरू किया इस नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो वो अपने आश्रम, साबरमती आश्रम था उनका गुजरात में, वहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं और दांडी जो समुद्र का किनारा था वहाँ तक पैदल गए। उनके साथ उनके 78 वॉलेंटियर्स थे और टोटल 240 माइल्स का जो पैदल रास्ता है वो तय करते हुए जाते हैं। और वहाँ जाके वो समुद्र के पानी से अपने हाथों में भर के उससे नमक बनाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद हम नमक पे कोई टैक्स नहीं देंगे, अपना नमक खुद बनाएंगे। और उनके इस मार्च को फ्रॉम साबरमती टू दांडी, इट इज़ कॉल्ड द दांडी मार्च, इसको दांडी मार्च बोला जाता है। इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसमें भी लोग पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, विमेन भी, टीनेजर्स भी, पीजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेस कम्युनिटी, आर्टिशंस, सब लोग मिलके हिस्सा लेते हैं, इवन ट्राइबल पीपल भी। तो दांडी मार्च जो है इट ड्रू द वर्ल्ड वाइड अटेंशन, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है वो चर्चा होती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है। अब इस सत्याग्रह में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। फाइनली क्या होता है कि जो वॉइस राय लॉर्ड इरविन है वो गांधी जी को बुलाते हैं कि आओ आके हमारे साथ बात करो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जो हैं मिल के नेगोशिएट करते हैं, बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं। तो इस कैंपेन का एक इफ़ेक्ट तो होता है कि ब्रिटिश का एटीट्यूड जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस को लेके थोड़ा चेंज होने लगता है।
तो रिजल्ट क्या निकला? ये आंदोलन तो गांधी जी ने फिर वापस ले लिया, लेकिन 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, डेट इज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को फेडरेशन बना दिया जाएगा। कब? अगर 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स जो हैं इसको ज्वाइन करने के लिए कह देती हैं। और डिसाइड किया जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, इलेक्शंस भी होंगे कंट्री में, और उसमें इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो भी पार्ट लेंगे। तो 1937 में गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो अनाउंस करती है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए, और इन इलेक्शंस में जो कांग्रेस है वो 11 प्रोविंसेस में से 7 सीट्स जो है वो जीत जाती है। अब 1939 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अब उस समय भी इंडिया तो अभी ब्रिटिश के कब्जे में ही है, और जो वॉइस राय है वो अनाउंस कर देता है कि इंडिया तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन की साइड से जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई में शामिल है। अब वॉइस राय जब ये अनाउंसमेंट करते हैं, इंडियन जो लीडर्स हैं उनसे तो कंसल्ट ही नहीं किया, तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज है वो सारी की सारी रिज़ाइन कर देती है, और ब्रिटिश के सामने शर्त रखते हैं कि या तो हमारे को वादा करो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दे दोगे तो हम आपके साथ शामिल होते हैं लड़ाई में, अदरवाइज नहीं। तो ब्रिटिश तो मना कर देते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश को उस समय ज़रूरत भी है इंडियंस की, वो चाहते हैं कि इंडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें वॉर में, लेकिन इंडियन लीडर्स जो हैं वो मना कर देते हैं। और गांधी जी इस समय डिसाइड करते हैं एक और आंदोलन करने के लिए, और वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इन अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इस मूवमेंट में गांधी जी ने अपना फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, मीन्स करो या मरो, और उन्होंने बोला कि ये हमारी फाइनल कॉल है, इसके बाद हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस ही चाहिए। अब इससे पहले कि कांग्रेस कोई आंदोलन शुरू करे, गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ है। गवर्नमेंट क्या करती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को और बाकी के जो लीडर्स हैं सबको अरेस्ट कर लेती है, वो जेलों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब ये न्यूज़ बाहर पहुंचती है तो आंदोलन अपने आप ही शुरू हो जाता है। ऑल ओवर द कंट्री पीपल स्टार्टेड हड़ताल, स्ट्राइक्स इन द फैक्ट्रीज, स्कूल कॉलेज सब बंद, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं सड़कों के ऊपर, बहुत सारी जगह पे तो लोग वायलेंट हो जाते हैं। अब कोई लीडर नहीं है उनको जो कि उनको गाइड कर रहा है, वो अपने आप ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पुलिस स्टेशंस पे, पोस्ट ऑफिस पे, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सब पे अटैक कर देते हैं, और जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस मूवमेंट की बैकबोन थे, वो मेनली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट भी इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए हर रास्ता अपनाती है। नियर अबाउट 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, जिनको जेलों में बंद कर दिया गया, और यहाँ 1000 लिखा है, इट वॉज 10,000, तो 10,000 पीपल वर किल्ड इन दिस मूवमेंट। लेकिन इस मूवमेंट में ब्रिटिश को ये बात पता चल गई कि अब वो बहुत लंबे समय तक इंडियंस के ऊपर रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी समय देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र जो बोस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक ग्रेट हीरोज में से माने जाते हैं इंडिया में। कौन थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप नेताजी के नाम से भी बुलाते हो? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। कहाँ पे जाके फॉर्म करते हैं? देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो ब्रिटिश जो थे वो तो वॉर में एंगेज हैं। दूसरी तरफ जो सुभाष चंद्र बोस हैं इस समय वो उनके ऊपर बिल्कुल ही वॉज अंडर डिटेंशन, उन पे नज़र रखी जा रही थी कलकत्ता में उस समय। लेकिन वो डिसाइड करते हैं, इस सिचुएशन की एडवांटेज लेते हैं, और वो चुप करके जो है एस्केप हो जाते हैं, यहाँ से देश से बाहर निकल जाते हैं, और जाके कंट्री के बाहर जाके
जो है आज़ाद हिंद फौज जो है वो बनाते हैं। कैसे? किन लोगों के साथ मिलके? जो इंडियन प्रिजनर्स थे उस समय लड़ाई के, उनको इकट्ठा करके जो है इसको वो बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इंडिया आएंगे आज़ाद हिंद फौज के साथ और जो है अपने कंट्री को आज़ाद कराएंगे। तो जापान में पहुंच के वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी इन 1943। लेकिन 1945 में आज़ाद हिंद फौज जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से उनकी प्लानिंग थी कि आके हमला करेंगे और दिल्ली चलो का उन्होंने नारा भी दिया, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए क्योंकि उस समय तक जर्मनी और जापान जो है वो ब्रिटिश के हाथों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इधर दूसरी तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है और ब्रिटिश को लग रहा है कि अब इंडियंस को बहुत लंबे समय तक वो अपना गुलाम बना के नहीं रख सकते। अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने 1940 में ही एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, क्या कि अब हमें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। जो कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मीन्स जहाँ पे अब पाकिस्तान है, और जो ईस्टर्न पार्ट था जहाँ पे आज बांग्लादेश है, उस वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। देखो, उन्होंने कभी पार्टीशन की बात नहीं करी, उन्होंने नहीं बोला कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने कहा हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। क्या चल रहा था उस समय कंट्री में कि जब 1930 के प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उस समय लीग को लगने लगा था कि वो एक माइनॉरिटी है कंट्री में, मुस्लिम्स जो हैं वो एक माइनॉरिटी हैं। और कांग्रेस ने जब जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस भी हुए तो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, लेकिन लीग जो है सिर्फ वहीं पे जीत पाई थी जहाँ पे कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स थी। सो उनको लगने लगा दैट दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले अ सेकेंड फिडल इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि उन्हें फियर था कि मुस्लिम्स कहीं अनरिप्रेजेंटेड ना रह जाएं। तो उस बीच एक सस्पिशन का जो एक एटमॉस्फेयर था वो क्रिएट हो रहा था कम्युनिटीज़ के बीच में। तो मार्च 1946 में एक मिशन इंडिया भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन, जिसमें कि 3 मेंबर्स थे। और ब्रिटिश ये डिसाइड करते हैं कि अब हम धीरे धीरे करके पावर इंडियंस के हाथों में ट्रांसफ़र कर देंगे, कि मीन्स अब हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, एक सुटेबल फ्रेमवर्क लेके आता है वो कि किस तरीके से इंडियंस को इंडिपेंडेंस जो है वो दी जाएगी। तो ये जो मिशन है ये डिस्कस करता है इंडियन लीडर्स के साथ में सारी टर्म्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर्स, बट ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग किसी स्पेसिफिक डिटेल जो था प्रपोजल का उसके ऊपर एग्री हो पाते हैं। तो इस समय तक ऐसा लगने लगता है कि अब कंट्री का पार्टीशन जो है वो होके ही रहेगा। अब मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करती है फॉर द पाकिस्तान, और 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर करते हैं कि हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाएंगे। और इस दिन कंट्री में बहुत सारे रॉयट्स होते हैं इन कैलकटा, हज़ारों लोग मारे जाते हैं। और ऐसे टाइम में ब्रिटिश भी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम इस देश को छोड़ के तो जाएंगे, लेकिन तुम आपस में पहले अपने झगड़े निपटा लो। मीन्स कि हम इंडिपेंडेंस तो दे देंगे, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए किस तरीके से। सो बाय मार्च 1947 वायलेंस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होने लगती है, नॉर्थ इंडिया में भी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मेनी वर ऑर्फन्ड, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो रिफ्यूजीज़ हो जाते हैं। ऐसी जो ट्रॉमा की कंडीशन है, ऐसी इंसेनिटी है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो वो जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स थे, एक ही देश में रहने वाले जो लोग थे, वो एक दूसरे के बिटर एनिमीज बन जाते हैं। और फाइनली कंट्री का पार्टीशन होता है, देश 2 टुकड़ों में बट जाता है। सो ये जो पार्टीशन था इट लेड टू द स्प्लिट ऑफ फैमिलीज़। लोगों को रातों रात पता नहीं है कि आज वो इस देश में थे, कल वो किसी और देश का हिस्सा हो गए। एंड इट ऑल्सो मीन्ट कि इंडिया पूरे तरीके से चेंज हो गया, इंडिया के सिटीज़ चेंज हो गए, एक नया कंट्री जो है वो बॉर्न होता है, पाकिस्तान। सो
जो वो जॉय था, जो एक खुशी थी कि हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली है ब्रिटिश रूल से, जो 200 साल से हम उनके अंडर थे, लेकिन वो जो खुशी है वो मिक्स हो जाती है विद द पेन, with the birth of a violence and a new country. सो जो दो सिस्टर्स थी दे वर सेपरेटेड. 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलती है नया कंट्री के रूप में, और 15 अगस्त मिडनाइट को जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है. बट ये जो पार्टीशन था ये इंडिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो है एक श्राप की तरह था. मीन्स दोनों ही कम्युनिटीज़, चाहे वो हिंदूज थे या वो मुस्लिम्स थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ. ये पार्टीशन का जो टॉपिक है इसको हम अगले चैप्टर में भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये हमारे उस चैप्टर का पार्ट है. सो यहाँ पे हम और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. इसके साथ ही आपके चैप्टर जो नेशनल मूवमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है. So I hope all the concepts are clear to you. For the further video lectures, stay connected with us. That's all for today.